जनूबी कोरिया में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चाइनीज सदर जी जिनपिंग की मुलाकात तिजारती इश्यूज के ऊपर मुहायदा भी हो ही गया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping seem to have reached a deal. जी हाँ, मुलाकात हुई, बात हुई और जो भी बातें करनी थी, तय होनी थी, वो एटलीस्ट फेस टू फेस उनका इजहार हो गया। And it is normal for the two leading economies of the world to have frictions now and then. And in the face of winds, waves, and challenges, you and I, at the helm of China-US relations, should stay the right course and ensure the steady sailing forward of the giant ship of China-US relations. I always believe that China's development goes hand in hand with your vision to make America great again. Our two countries are fully able to help each other succeed and prosper together. We should agree to a lot of things, and we'll agree to some more right now. But President Xi is a great leader of a great country, and I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time. And it's an honor to have you with us. Thank you very much. तो ये थे अमेरिकी सदर और चाइनीज उनके काउंटरपार्ट। और अमेरिका अपने आप को पोजीशन करता है पूरी दुनिया के अंदर एज अ ग्रेट वर्ल्ड पावर, बट दिस इज अ साइन ऑफ मल्टी लैटरलिज्म, आप उसे कह लें। मल्टी पोलैरिटी दुनिया के अंदर अब फैल रही है और हम एक मल्टी पोलर वर्ल्ड के अंदर एक हम एंटर हो चुके हैं इस फेज में जहां पे अमेरिका इज नॉट द डोमिनेंट पावर। ये सब बातें हमें पता है, हम इन बातों को करते भी चले आ रहे हैं, बताते चले आ रहे हैं कि अमेरिका की जो डोमिनेंस है वो खत्म तो नहीं हुई। ऑब्वियसली अमेरिका अभी भी सालाना $1 ट्रिलियन अपनी आर्मी के ऊपर खर्च कर रहा है, बट चाइना 1 ट्रिलियन तो खर्च नहीं कर रहा, मगर वो अपने 150 अरब के अंदर भी अमेरिका को एक रन फॉर इट्स मनी दे रहा है। उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी इंडस्ट्री, उसके प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, स्टील, क्योंकि अमेरिका के पास स्टील मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में कम होती गई है। अब चाइना है, रशिया है, ब्राजील है, टू एन एक्सटेंट मे बी इवन इंडिया है स्टील प्रोडक्शन के अंदर। और जो स्टील प्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है कि whoever has steel production can produce things, जैसे फोन अभी भी चाइना में बनता है ना। मटेरियल किसके पास है बनाने के लिए? ये क्रिटिकल अर्थ के ऊपर जो बातें हो रही हैं क्यों हो रही हैं? ये इसीलिए हो रही हैं। ये बातें इसीलिए हो रही हैं और ये हमें लेके चलता है हमारे दूसरे और ये हमें लेके चलती है चीज हमारी दूसरी खबर पे जो कनेक्टेड है, क्योंकि वो भी एक तरीके से रिसोर्स और लैंड और एक्सट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है, मगर वहां पे अमेरिका और चाइना के बजाय एक और कुवत एक्सट्रैक्शन पे लगी हुई है। जनूबी सूडान के अंदर मुत्तहदा अरब अमीरात की सपोर्टेड रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, बेसिकली एक मुखालिफ, ये जो एक कुवत है जो लड़ रही है सुडानीज आर्म फोर्सेस के साथ। याद रखें जो अल बशीर थे उनको गिराने के बाद पिछले 6 साल के अंदर अंदर हमने देखा है कि एक डिक्टेटरशिप आई और उसके मुखालिफ आरएसएफ, ये वो ग्रुप था जो साउथ सुडान के अंदर एलिजिडली जिसने वॉर क्राइम्स भी कमिट किए हैं। जंजावीद करके एक कॉम्बाइन के साथ इन्होंने जो मुकीम थे साउथ सुडान के अंदर उनको टारगेट किया, उनको मारा और फिर जब वो वापस पहुंचे दारुल हुकूमत, तो वहां पे इनका मसला पड़ गया जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी उसके साथ। और इन्होंने जो ये आरएसएफ है, बेसिकली इनके पास सपोर्ट है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के पास मुत्तहदा अरब अमीरात की,
और ये अटैक कर रहे हैं इस बार नॉर्थ दारफुर के अंदर जो उनका सूबाई कैपिटल है, उधर इन्होंने अटैक किया है और तकरीबन 460 जो वहां पे पेशेंट्स थे अस्पताल के अंदर, वहां पे सऊदी अस्पताल के अंदर, उनको कत्ल कर दिया गया है। ये सब कुछ हुआ है अल फाशिर के शहर के अंदर। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो सरबराह हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है, ये खबर उनके थ्रू आई है। अल फाशिर एक बहुत अहम हिस्सा है इस पूरी कहानी के अंदर, और यहाँ पे ही कुछ जो तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता, मगर बच्चे 3 साल के, 4 साल के, उनके उनके जिस्मों के साथ, यानी उनको चीर के खत्म करके लटकाया हुआ है। बहुत ही खौफनाक और खतरनाक किस्म का इसके अंदर जो कंटेंट देखने को मिल रहा है। 2 साल हो गए हैं इस खाना जंगी को, और इन 2 सालों के अंदर तकरीबन 40,000 सुडानीज जो हैं वो शहीद हो गए हैं। और ये अंडर काउंट है, कह रहे हैं कि तकरीबन लाख तक लोग इसके अंदर शहीद हो गए, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हुई है तकरीबन 14 मिलियन पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड, यानी उनको अपना घर छोड़ना पड़ा है, नकल मकानी करनी पड़ी है, जो वहां पे फसादात और वायलेंस है उसके बाद। अच्छा, अल्फाशिर के पकड़ने के बाद अब सोचा ये जा रहा है, क्योंकि अब याद रखें कि ये जो सूडान है, ये एक ज़माने के अंदर जब साउथ सूडान अलग नहीं हुआ था, तो अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ी रियासत थी रकबे के वाइज़। मगर साउथ सूडान के निकलने के बाद एक बार फिर लग रहा है कि ये तीसरी बार कहीं ना टूट जाए, और अगर ये टूट गया तो फिर खाना जंगी के अंदर बहुत लोग मारे जा सकते हैं। और अम, आपके सामने ये एक तरीके से नज़र आ रहा है हमें कि, और बहुत अरसे से बिल्डअप हो रहा है, 2 साल से, जिस तरह मैंने जिक्र किया, ये सब कुछ हो रहा है, मगर ये खाना जंगी है, इसके अंदर रीजनल कॉन्टोर्स भी बहुत सारे मौजूद हैं। मैंने मुत्तहदा अरब अमीरात का जिक्र किया। यूएई एक पूरे खित्ते में, ना सिर्फ सूडान में, बट सोमालिया के अंदर भी, लिबिया में भी, इजिप्ट के अंदर भी उसका एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट है। और यूएई चाहता है कि पूरा जो एरिया ये पैसिफाई, वो अपने एक टाइनी सी रियासत कंट्रोल करे, जो उसके पास पैसे हैं, वो आर्म्स, एम्यूनिशन, और ये ग्रेट पावर गेम भी हो रहा था बाय द वे इस पूरी सिचुएशन के अंदर, क्योंकि टर्की भी इन्वॉल्व था। सोमालिया के अंदर टर्की का बहुत बड़ा बेस है, लिबिया के अंदर भी टर्की की बहुत बड़ी प्रेजेंस है, सूडान के साथ भी तुर्की के बड़े अहम ताल्लुकात हैं। तो इस ग्रेट पावर राइवलरी के अंदर यूएई और मुत्तहदा अरब अमीरात ने एक बहुत खतरनाक और एक नुकसानदेह किरदार प्ले किया है, और उसका अब हमें सामने नजर आ रहा है कि जो हो रहा है इस शहर के अंदर और इन जगहों के अंदर, अल्फाशिर के अंदर फॉर एग्जांपल, तो ये हमें दूर की बातें लगती हैं, मगर सूडान एक बहुत अहम मुल्क है, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, बहुत अरसे से, यानी दहाइयों से इसके ऊपर सदर बशीर की हुक्मरानी रही, उसके अंदर एक तरीके से डिक्टेटरशिप थी। जब उनकी हुकूमत गिरी तो उसके बाद ये आर्मी ने टेक ओवर किया, और फिर आर्मी के बाद ये खाना जंगी शुरू हो गई उन लोगों के दरमियान जो साउथ सूडान या जनूबी सूडान के अंदर फतेह, अपने आप को एक तरीके से फातेह समझ के आए थे, क्योंकि वहां पे उन्होंने हजारों की तादाद के अंदर जो साउथ सूडानीज थे उनको मार दिया था। अब अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है कि तकरीबन 36,000 के करीब लोगों ने अल-फाशिर जो है शहर, उसे नकल मकानी कर ली है, सिर्फ इतवार के से लेकर अब तक, यानी 3-4 दिन के अंदर कोई 36,000 लोग उस जगह को छोड़ के चले गए हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और मुझे पता है कि प्रो इजराइल अकाउंट्स इस चीज को, या इजरायली हिमायती अकाउंट जो हैं, वो इस चीज को बहुत पुश कर रहे थे कि देखें, दुनिया की निगाह गजा के ऊपर है, और जो सूडान के अंदर हो रहा है उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हाँ, एक बात सही है कि जो वर्ल्ड की टेंशन थी उन गजा के ऊपर थी, मगर गजा एक ऑक्यूपेशन की कहानी है, ये खाना जंगी कहानी है। द टू डिफरेंट स्टोरीज। और सूडान के अंदर भी सोमालिया समेत एक
हर 10 साल बाद एक क्राइसिस आती है, क्योंकि ड्राउट, फार्मलैंड रिट्रैक्शन, डेजर्टिफिकेशन, इन एरियाज के अंदर क्लाइमेट चेंज का भी बहुत बड़ा किरदार है। और उसने अपना एक डायनामिक क्रिएट किया है इंस्टेबिलिटी का, जो अब हम देख रहे हैं सूडान के अंदर फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। अब थोड़ी टेंशन एक और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ डालते हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जो अम, हमारे मुल्क के अंदर ही, यानी पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है वो। और वहां पे अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी अनसर्टन सिचुएशन क्रिएट हो गई है, क्योंकि डिफरेंट मैसेजिंग आ रही है, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। कुछ खबरें आ रही थी कि जी पाकिस्तानी छोड़ के चले गए। पाकिस्तानियों की धमकियां जो हैं, स्पेसिफिकली ख्वाजा अम, आसिफ की जो ये धमकी, और स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर, एक्स के ऊपर उन्होंने आके दी, इंग्लिश और उर्दू के अंदर भी, जहां पे उन्होंने कहा कि हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बेसिकली इल्जामात भी बहुत सारे लगाए अफगान तालिबान के ऊपर। अब उसके ऊपर एक बैकलैश भी आया है। ख्वाजा आसिफ, ही कैन ओनली स्पीक हिज मास्टर्स वॉइस। और जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, एक डबल मैसेजिंग जा रही है मास्टर्स वॉइस के ऊपर भी कि क्या होगा। अच्छा, इसके ऊपर एक बहुत अहम डेवलपमेंट भी हुई है जो पाकिस्तानी पावर सर्कल से उनको लेकर। एक तरफ आपके पास अफगानिस्तान पाकिस्तान का ये बैक एंड फोर्थ चल रहा है, और लग रहा है, क्योंकि अभी ये जो पिछले 24-48 घंटे के अंदर जो 6 लोग मरे भी हैं, मारे भी गए हैं अलेजिडली टीटीपी के अटैक के अंदर, तो आप इसके अंदर एक इंक्रीज देख रहे हैं एज सच इन इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस के अंदर। अब उसके जवाब के अंदर क्या आप काबुल को जाके बॉम्ब करेंगे, क्या करेंगे, आपको नहीं पता। एक चीज। दूसरी जानिब जो गज्जा को लेकर ये सिचुएशन बनी हुई है कि पाकिस्तान वहां पे अपनी फौज भेजेगा, किन कंडीशन में भेजेगा, किस मैंडेट के तहत भेजेगा, उसके ऊपर बड़े सवालिया निशान अब खड़े हो रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है, पीएमएलएन के स्पोक्स पर्सन बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने एआरवाई के प्रोग्राम के ऊपर वसीम बदामी के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो किरदार है गज्जा में, वो होगा डी वेपनाइज करना हमास को, यानी हमास के हथियार गिराना उसका होगा मकसद। और ये इंश्योर करना, इस बात को मुस्बत बनाना कि कोई भी अटैक हमास करने के काबिल नहीं रहेगा। सुने उन्होंने क्या कहा, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ी फेवरेबल होंगी इन कि हम जो अपना फरीजा है वो भी अदा करेंगे, अपने मुसलमान भाइयों को प्रोटेक्ट भी करेंगे, और एट द सेम पॉइंट हम मेक श्योर करेंगे कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या क्रॉस बॉर्डर वायलेशंस ना हो। हमास को डीवेपनाइज करना भी उस फोर्स का मैंडेट होगा। देखें, बिल्कुल डीवेपनाइज होएगा तो वो दूसरी फोर्स है वो चल सके और डीवेपनाइज होने के बाद जो तो ये थे पीएमएलएन, जो बेसिकली जो सरफेस के ऊपर थैली चढ़ाई हुई है, उसके एक आके वॉइस ने ये कहा है कि जी हमारे ये किरदार होगा, पीएमएलएन स्पोक्स पर्सन बैरिस्टर दानियाल चौधरी। अच्छा, ये तो ये कहते रहे, इनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, हकीकतन क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो पावर कॉरिडोर है, वो क्या इशारे कर रहा है। अगर आप उनकी मूवमेंट या उनके इशारे देखें तो वो तो हमें क्लियर पता लग रहा है, नजर आ रहा है हमारे सामने के किस रास्ते पे सिचुएशन जा रही है। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स, नो डाउट अबाउट, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान को लेकर और गज्जा को लेकर। ये सवाल जो पैदा हो गया कि क्या पाकिस्तान को इस आइडिया को एंटरटेन भी करना चाहिए था। और अब हम बात करें कि जी ये तो चीज होनी ही होनी है विदाउट एनी, इट्स अनबिलीवेबल, इट्स शॉकिंग एक्चुअली कि इतनी बड़ी डिसीजन आप लेने जा रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ आपके मसले कंटिन्यू हो रहे हैं, अंदर आपके अंदरूनी जो आपकी सिचुएशन है वो बहुत आपकी प्रिकेरियस है। आपके पास पैसे नहीं है अपने अकाउंट्स को बैलेंस करने के लिए। आप अपना, यानी यू आर स्पेंडिंग मोर देन यू आर मेकिंग। जो आपको कर्जा ही मिल रहा है उससे भी ज्यादा आपकी एक्सपेंसेस हैं। चाइना का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इंडिया का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अमेरिका का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो है कि
अपने आप को बरकरार रखने का। और ये जो क्वेश्चन है आखिरी वाला, इस पूरी इक्वेशन के अंदर सब और क्वेश्चंस को ठंडा कर दिया है बेसिकली, कि मैं अपने आप को किस तरह प्रिजर्व करूं, सेल्फ प्रेजर्वेशन एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट। ये सब कुछ हो रहा है इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर। आप लोग क्या समझ रहे हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा, मगर ऑब्वियसली कहानी शुरू की थी आरएसएफ साउथ सुडान के साथ और मुत्तहदा अरब अमीरात यानी यूएई के किरदार के साथ। वो बहुत अहम था क्योंकि यूएई भी एक तरीके से एहलकार है जो पाकिस्तान में हो रहा है उसका भी, यानी अमेरिका तो है ही है, मगर जो रीजनल कॉम्बाइन है। और याद रखें यूएई के अंदर लोग पाकिस्तानी विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी चार्ज अभी भी उन्होंने पकड़े हुए हैं, अंदर किए हुए हैं। तो उनका किरदार इसके अंदर बहुत अहम है और मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की, शायद आपको थ्रू ना हुआ हो उस तरीके से, बट यूएई का एक बहुत ही एक नेगेटिव रोल रहा है इस पूरे सिलसिले के अंदर। और उनको मेरे ख्याल से अब कुछ ना कुछ तो कोई चैलेंज सामने नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट जो है उनके आर्किटेक्चर, उनके डिजाइन के मुताबिक चल रहा है और ये सब चीजें सूडान के अंदर भी हो रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगेन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।